हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का लेक्चर हमारे ऊपर होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। हमें क्या पढ़ना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। एटम के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशंस मिली हैं, ये हमें आज देखना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, कॉम्पटन इफेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, आपको उसका असाइनमेंट करा दिया गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम के बारे में क्या क्या बातें बताई गई, ये हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले एटम के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था कि एटम कैसा है, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, क्या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या प्रोटॉन्स होते हैं, ये सब कुछ भी नहीं पता था। आपको बताते हैं, सबसे पहले कैथोड रेज जो होती हैं उनकी डिस्कवरी हुई, और फिर जो है आपका एनोड यानी कि पॉजिटिव रेज जिसे कहते हैं, उसी से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसी चीज एग्जिस्टेंस में आई कि हाँ एक ऐसा चार्ज पार्टिकल होता है जो नेगेटिव चार्ज रखता है, और एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है जो पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो कुछ ये चीज और कहाँ से निकल रहा है? मैटर से निकल रहा है। यानी साइंटिस्टों ने ये सोचा कि जो मैटर है वो किसी ऐसी चीज से मिलकर बना है जिसमें दोनों ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं। समझ पा रहे हैं आप बात को? पहले सीधे कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे नहीं पहुंच गया। पहले ऐसा था, डिस्चार्ज ट्यूब थी, है ना। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इस तरीके की बैटरी से सेटअप किया गया सारा कनेक्शन, और कैथोड यानी एक को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव चार्ज जब दिया गया, तब इसमें कुछ डिस्चार्ज इस ट्यूब में मिले, है ना। कुछ यहाँ पर लाइट्स मिली, तो ये चीज देखने में आई कि जो लाइट्स थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ज्यादा थी। तो ये माना गया कि जो लाइट्स हैं यानी जो रेज हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो रही हैं? टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट मूव कर रही हैं। यानी वो कैसी मानी गई? नेगेटिव मानी गई। उनको नाम दिया गया कैथोड रेज, ठीक। और ऐसे ही फिर पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी हुई। जब रेज की डिस्कवरी हुई तो लोगों ने यानी साइंटिस्टों ने ये समझा कि मैटर यानी कि मैटर कुछ ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से मिलकर बना है, ऐसी कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं उसमें जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के चार्ज रहते हैं। चार्ज के बारे में हम लोग कुछ जानकारी पहले से रखते थे कि चार्ज कंजर्व्ड होता है, और चार्ज जो है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट फिर बाद में क्या डिसाइड की गई? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं था। फिर जब कैथोड रेज और ये आपका आ गया पॉजिटिव रेज, तब फिर इस कैथोड रे जो थी उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिसका सबसे कम मास आया, जिसका सबसे कम चार्ज आया। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है भैया, सभी को याद होगा, 9.1 10⁻³ होता है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। कूलॉम मीन्स साइंटिस्ट के नाम पर इनकी यूनिट रखी गई। ये मास और चार्ज की बात हुई इलेक्ट्रॉन की। जब इतनी चीज आ गई सामने, तब फिर अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग मॉडल देने लगे कि मैटर इनसे बनकर मिलकर बना होगा। सबसे पहले क्या माना जाता था कि एटम जो है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी मैटर एक ऐसे पार्टिकल से एटम्स से मिलकर बना है जिनका नाम दिया गया एटम, कि इनको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। फिर जब कैथोड रेज और ये सारी रेज आई, तब ये चीज आई कि अरे जो एटम है वो तो हमारा न्यूट्रल है। समझ पा रहे हैं बात को? नहीं, सबसे पहले हम लोग ऐसा मानते थे कि एक एटम होगा किसी चीज का, किसी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? एटम। एटमॉस से मिलकर बना है इसका, ठीक। और ये माना गया कि स्मॉलेस्ट यूनिट है। कैसी यूनिट है? स्मॉलेस्ट यूनिट है, और इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये टुकड़ों में नहीं पाया जाता। जब एक्सपेरिमेंट हुए, कैथोड रेज और आपकी पॉजिटिव रेज मिली, तो ये चीज आई कि एटम तो जब भाई हमारा क्या आ रहा है? न्यूट्रल आ रहा है। एटम कैसा आ रहा है? न्यूट्रल आ रहा है। जब एटम न्यूट्रल है और हमें रेज मिल रही है पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब एटम की बात नहीं है, यानी ये ब्रेक हुआ हुआ है। एटम क्या हुआ हुआ? ब्रेक हुआ हुआ। ये भी कुछ पार्टिकल्स, कुछ यूनिट से मिलकर बना हुआ है। तब ये चीज सामने आने लगी कि एटम में भी भैया कुछ ना कुछ इसके भी पार्ट अंदर है। और आज की साइंस देखिए, आज हम लोग क्या कर चुके हैं? इलेक्ट्रॉन को भी देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन भी कुछ चीजों से मिलकर बना है, प्रोटॉन भी कुछ चीजों से मिलकर बना है, जिन्हें हम कॉर्क पार्टिकल्स कहते हैं, है ना। एक प्रोटॉन में 2 अप और एक डाउन कॉर्क पार्टिकल होता है, जिसका वो सब बात है, चलो बाद में करेंगे। खैर, अभी ये चीज सामने आई, तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हमें लोगों को पढ़ना है वो कौन सा भैया? वो है आपका वाटरमेलन मॉडल, या कहेंगे क्या चीज? जे थॉमसन का मॉडल। इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन को इन्वेंट किया था, जे थॉमसन ने ही। तो जे थॉमसन का मॉडल हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये इसको कहते हैं वाटरमेलन मॉडल, सीड्स मॉडल, वाटरमेलन सीड्स मॉडल। ऐसा क्यों कहते हैं इसको? जे थॉमसन ने ऐसा क्यों कहा? इन्होंने देखिए क्या बताया, बहुत सिंपल बात बताते हैं आपको। आप लोगों ने तरबूज देखा ना, वाटरमेलन, वैसा ही इन्होंने कुछ मॉडल दिया। इन्होंने कहा कि एटम कुछ इस तरह से होता है जिसकी शेप वाटरमेलन की तरह होती है, और उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है ना,
वो यूनिफॉर्मली क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ओवर ऑल द स्पेस ऑफ एटम। एटम के हर जगह पर इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, यानी इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन मास का या कहेंगे चार्ज का, भाई क्यों चार्ज का है, मैसिव पार्टिकल जब मास पॉजिटिव रेस का आया तो उसका मास ज्यादा था किससे, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव रेस से। तो ये माना गया कि जो मास है या ऐसे कहते हैं जो चार्ज है, अधिकतर मोस्ट ऑफ द चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड था, यूनिफॉर्मली था ओवर ऑल द एंटायर स्पेस ऑफ एटम। और बताया गया इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लाइक सीड्स इन वाटरमेलन, वाटरमेलन में आप लोगों ने देखा होगा कई सारे जो बीजे होते हैं वो हर जगह रैंडमली कहीं हमारे बहुत सारे बिखरे रहते हैं। तो वैसे ही जो है नेगेटिव चार्ज है वो सीड्स की तरह, वाटरमेलन में जो सीड्स हैं उनकी तरह रैंडमली कहीं पर भी एग्जिस्ट करता रहता है। इस तरह का मॉडल जो है जे थॉमसन ने दिया। अच्छा, जब दिया तो कुछ तो अपनी बात रखता होगा, कुछ उन्होंने भी सोचा होगा। तो उन्होंने क्या सोचा, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोगों को पढ़ा दिया हमने। उसमें क्या होता था कि फिनोमेना कैसा था, मेटल पे जब लाइट स्ट्राइक करती थी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते थे। वो ये एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए इस पर हम जब इलेक्ट्रॉन, वही इसमें क्या आया था कंक्लूजन, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहर होते हैं, उन पर जब लाइट डालते हैं फोटोन डालते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। तो ये देखिए अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर हम कोई लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो ये एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगा और बाहर आ जाएगा। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, मतलब इस मॉडल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पा रहे थे कि हाँ ऐसा, अगर ऐसा मॉडल है एटम का तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे, सारी फिनोमेना वैसे ही हो जाएगा बिल्कुल। यानी जो थॉमसन का मॉडल था, है ना, इसने आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक, दूसरी बात आप लोगों ने पढ़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोएस्ट और नियरेस्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। यानी आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को, या कहेंगे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमें चाहिए होती है। तो ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को हमें मान लो नेगेटिव की 5 एनर्जी है, इसको हम पॉजिटिव की 5 एनर्जी दे दें तो बाहर आ जाएगा, और ऐसा हो भी रहा था। यानी ये आयनाइजेशन के फिनोमेना को क्या कर रहा था, एक्सप्लेन कर दे रहा था। समझ पा रहे बात, क्वांटम इफेक्ट को ये एक्सप्लेन कर दे रहा था। तो इस तरह से कुछ फिनोमेना थे। थर्मियोनिक एमिशन जो होता है, यानी हीट करने पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, वो भी ये एक्सप्लेन कर दे रहा था। यहाँ लिख लेंगे थर्मियोनिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी एक्सप्लेन कर दे रहा था। जब इतनी चीजें एक्सप्लेन कर रहा था तो जे थॉमसन को लगा हाँ भाई 3 चीजें एक्सप्लेन मैंने कर दी है, हो सकता है मेरा मॉडल सही है, और उन्होंने अपना मॉडल दे दिया। पर बाद में सामने आया कि कुछ फिनोमेना तो इसने एक्सप्लेन किए, पर कुछ फिनोमेना से एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा था। जैसे कौन सा फिनोमेना, जैसे स्पेक्ट्रम का फिनोमेना, कॉन्टिन्यूअस एनर्जी का फिनोमेना। ठीक भाई, हम लोगों को एटम में जब हम लोगों ने स्पेक्ट्रम हम लोग देखते हैं तो 9 स्पेक्ट्रम मिलता है हम लोगों को, जिसे हम लोग अभी पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। पर इसके हिसाब से वो स्पेक्ट्रम भी फॉलो नहीं हो रहा था। ठीक, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हमारे पास था पर वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो ये कुछ फिनोमेना थे जिनकी वजह से इसका ये ड्रॉबैक्स कह देंगे कि देखो मॉडल जो होते हैं पूरे फेल नहीं होते हैं कभी भी, इनके ड्रॉबैक्स होते हैं और उसको ड्रॉबैक्स को दूर करके हम इसको बेहतर बनाते हैं। तो इसके ऊपर ही ऊपर और मॉडल आते चले जाते हैं। पर आपका कि ये फेल हो गया तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा। इसके बाद कौन सा मॉडल आया, इसको कहेंगे वाटरमेलन सीड्स मॉडल। इसमें हम लोग सिर्फ इतना ही जानना था और इसमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भैया आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड उस समय अच्छे साइंटिस्ट थे, मतलब नामी साइंटिस्ट थे, और उनके अंडर में लोग पीएचडी किया करते थे, प्रोफेसर थे अच्छे खासे बड़े। ठीक, तो उनके जो 2 स्टूडेंट्स थे, गीगर और मार्स्टन उनका नाम था। उन्होंने जब इस पे रिसर्च चल रही थी, पीएचडी वो इनके अंडर में कर रहे थे, तो इन्होंने कहा रदरफोर्ड ने उनसे कि भाई आप एक ऐसा सेटअप बनाइए और ऐसा कीजिए, एक गोल्ड फॉइल लीजिए, है ना, एक गोल्ड फॉइल लीजिए जिसकी डायमेंशन क्या लिखिए, माइक्रोन में लीजिए, माइक्रोन मीटर में। ये गोल्ड फॉइल है, कैसी फॉइल है भैया, गोल्ड की है, गोल्ड फॉइल है। अच्छा, गोल्ड फॉइल लीजिए और इस पे अल्फा पार्टिकल क्या होता है सब लोग जानते होंगे, फिर भी यहाँ बताना फर्ज है। अल्फा पार्टिकल की अगर बात की जाएगी तो जो होता है हीलियम का न्यूक्लियस, यानी हीलियम को ये हो गया, जहाँ 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितना, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसमें, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल ले जाते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज होता है हीलियम का पार्टिकल। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हीलियम का पार्टिकल कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। मास कितना होता है हीलियम के अल्फा पार्टिकल का, 3.2 × 10⁻⁻19, या कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन,
मास कह दिया यहाँ पर, चार्ज है ये, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक, मास कितना होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। ठीक भाई, यहाँ पर क्या है 4, एटॉमिक मास कितना है 4, यानी 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, पर उन दोनों का मास लगभग सेम होता है। तुमने मान लिया कि 4 प्रोटॉन है, और 4 को मैं क्या कर देंगे, एक प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, यहाँ पर लिख लूँ 1.67 kg। ये सारी चीजें आपको याद होंगी, नहीं है तो याद करिए, और पहली बात तो मेरे हिसाब से सबको याद होंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इन्होंने क्या कहा कि गोल्ड फॉइल लो और अल्फा पार्टिकल को उसको बम्बार्ड कराओ। हम अल्फा पार्टिकल जब उस पर हिट करेंगे और बहुत तेज होनी चाहिए उनकी स्पीड, तो उन्होंने क्या किया, गीगर और मार्शल ने उनके एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया और अल्फा पार्टिकल उस पर बम्बार्ड कराए। तो कुछ ऑब्जर्वेशन आए, तो वो हम लोगों को पहले देखना होगा, यानी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग देखनी है हमें यहाँ पर, क्योंकि कौन सा मॉडल पढ़ना है, रदरफोर्ड का, पर मॉडल पढ़ने से पहले ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो ये आया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ये हमें देखना है। किसने की थी, कोई जानने की जरूरत नहीं है आपको, गीगर और मास्टर ने की थी, पर ये आपके किसी भी काम का नहीं है। इस तरह का एक अरेंजमेंट था। ठीक, इस तरह का एक अरेंजमेंट इन्होंने किया। ठीक, यहाँ पे इन्होंने गोल्ड फॉइल रख दी और यहाँ से अल्फा पार्टिकल भैया हिट कर रहा था, अल्फा पार्टिकल ये आ रहा था वेलोसिटी v के साथ। ये गोल्ड फॉइल हमारी बहुत ही थिन है, थिन का मतलब क्या है, इस तरह से लेने की कोशिश की गई थी कि इसमें एक ही एटम आ पाए, एक लाइन में एक एटम आ पाए, इस तरह से। जैसे ये गोल्ड फॉइल इतनी माइक्रोन, इतने साइज का कम था कि इतना आ जाए। अभी हम साइज वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। अल्फा स्कैटरिंग एटम के साइज के बारे में कोई भी जानकारी खास तौर से नहीं थी, पर फिर भी कोशिश ये की गई कि एटम बहुत छोटा होता है, ऐसे नहीं दिखता है, तो आप ऐसा करो कि माइक्रोन के ऑर्डर का इसको लो, जिसे बाल आपका हुआ पर का, इससे भी कई गुना छोटा। तो इस तरह से क्या किया गया भैया, अल्फा पार्टिकल को इसको बम्बार्डमेंट कराया गया। अब जनरली होता क्या है कि इसकी स्पीड इतनी तेज रखी गई, इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि ये जाके हिट करते और एटम में इनसाइड द एटम क्या करते, एंटर कर जाते। जैसे ये एटम अगर हम लोग मान रहे थे कि सॉलिड स्फीयर होगा तो जाएंगे और सीधे हिट कर जाएंगे और आर पार हो जाने चाहिए थे, एटम में आर पार हो जाने चाहिए थे, ये चीज मानी गई। तो अभी हम लोग चीजें थॉमसन का मॉडल पढ़ रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या सोचा था कि अभी ये तो पंप पुडिंग मॉडल दिया इन्होंने वाटरमेलन वाला, तो इसमें होगा कि अलग अलग हमें स्पेक्ट्रम, मतलब अलग अलग तरीके की स्कैटरिंग मिलेगी, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, पर इसमें पैटर्न मिल गया। क्या पैटर्न मिला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे थे, सीधे हिट कर रहे थे, सीधे हिट कर रहे थे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। यानी कह सकते हैं कि अगर 10,000 की बात हो रही हो तो 9,500 पार्टिकल्स ऐसे थे, 9,500, अगर 10,000 की बात हो रही है तो 9,500 पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए, सीधे यहां जाके हिट करे। अब समझ रहे हैं, अभी हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो किसी एंगल पर, यानी मोर देन 30 डिग्री एंगल पर डेविएट हुए और यहां पर हिट करे। ठीक, और वेरी लेस पार्टिकल, यानी 10,000 में बात की जा रही है, क्योंकि तो सिर्फ 10 पार्टिकल ऐसे थे जो मोर देन 90 डिग्री हिट कर गए। ठीक, और कहीं 10,000 में एक आध पार्टिकल या 2 पार्टिकल, एक पार्टिकल कह सकते हैं, ऐसा भी था जो अपने पाथ को रिट्रेस कर गया, अपने पाथ से क्या हो गया, वापस आ गया, और उसने यहाँ पीछे लगी फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर दिया। समझ पा रहे हो बात को नहीं भाई? अल्फा पार्टिकल जो क्या होते हैं, आयोनाइजेशन की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, हम लोग पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा रेज में अंतर, तब देखेंगे। तो अल्फा पार्टिकल फोटोग्राफिक प्लेट को काला करने की क्षमता रखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल पीछे जो प्लेट लगी थी वहां पर हिट करे, 10,000 में एक पार्टिकल, मतलब कुछ यहाँ पर भी स्पॉट मिल रहा है। अब गीगर और मास्टर बहुत कंफ्यूज है कि ऐसा क्या हो रहा है भैया, कि सामने गया था, ऐसी इतनी क्या चीज इसको सॉलिड मिल गई जो अपने पाथ पे रिट्रेस करके पीछे जो उसके लगा हुआ है पर्दा, या जिसे कहेंगे स्क्रीन, उसको हिट कर दे रहा है। बड़े ही चौंकाने वाले एक्सपेरिमेंट सामने आया कि भैया 99% तो सीधे जा रहे हैं, बहुत कम पार्टिकल कुछ कुछ एंगल पर डेविएट हो रहे हैं, और एक आध पार्टिकल पीछे भी हिट कर दे रहा है। यह चीज गीगर और मार्शल ने ऑब्जर्व की, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन था और रदरफोर्ड जी को बताया जाके। अच्छा, उन्होंने इसकी डीप स्टडी की और कुछ उन्होंने कंक्लूजन निकाला और उसको नाम दे दिया गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।
समझ पा रहे हैं बात? बहुत ही अच्छे समझाने की कोशिश की जा रही है आपको। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, अब हम लोग को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ही पढ़ना है। इतनी बात क्लियर होगी सब बच्चों को। अब हम लोग समझेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को, क्या था उन्होंने, क्या ऑब्जर्वेशन करके उन्होंने क्या चीज बता दी। देखो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, देखो सब 12th लेवल का है, ग्रेजुएशन लेवल तक का भी ये चीज नहीं है, इसीलिए आपकी आज समझ लो रिवीजन ही हो रहा है। इसलिए आपको बहुत डीप जो भी आपके अगर कोई डाउट रह गए हो तो वो इस आप लेक्चर में कंप्लीट करिए अपने। ठीक, ये रहा आपका एटम, ये बीच में इन्होंने सेंटर बना दिया और इसको दिखा दिया इन्होंने खूब ज्यादा डार्क। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से। और देखिए क्या हुआ, एक अल्फा पार्टिकल जो था, ठीक, वो आया एटम से, ये अल्फा पार्टिकल है, कोई और पेन यूज कर लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या है, अल्फा पार्टिकल है भैया। ठीक, आएगा और अपने पाथ पर क्या हुआ, सीधा निकल गया। समझ रहे हैं बात को? सीधा निकल गया, अच्छी बात। फिर अल्फा पार्टिकल क्या था, इससे थोड़ा और ऊपर था, वो क्या हुआ, वो और सीधा निकल गया, उसे तो और को ही मतलब नहीं था, बिल्कुल स्ट्रेट गया। जो पार्टिकल्स इसके सेंटर के, एटम के सेंटर के पास थे, कंक्लूजन निकाल रहे हैं हम लोग, वो क्या हुए, वो किसी स्मॉल एंगल पर डेविएट हो गए। ये स्मॉल एंगल आप कहां से ऑब्जर्व करेंगे भैया, बता सकते हैं? भैया हम तो क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से ही तो ऑब्जर्व करेंगे, ये थीटा एंगल। क्लियर है बात? क्लियर है ये बात? कुछ पार्टिकल जो और इसके करीब थे, जो और इसके पास थे, है ना, जो इसके और पास थे, वो क्या हुए, ऐसे निकल गए। ठीक, समझ पा रहे बात को? और कुछ पार्टिकल क्या हुए, मोर देन 90 डिग्री पर निकल गए, मोर देन 90 डिग्री पर निकल गए। पर जो पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा था, न्यूक्लियस से क्या हो रहा था, सामने था, जो वो गया अगर, तो क्या हुआ, हिट करके वापस आ गया, अपने ही पाथ को उसने क्या कर दिया, रिट्रेस किया। समझ पा रहे हो बात को? नहीं समझ पा रहे हो? ये अल्फा स्कैटरिंग का सही डायग्राम यहाँ पर रदरफोर्ड ने बताया, उनका कुछ ऐसा हुआ। ठीक, ऑब्जर्वेशन में अपना इस तरह का डायग्राम दिया कि जो उसके सामने वाले पार्टिकल थे वो अपने ही पाथ पे गए और उसी पाथ पर वापस आ गए, यानी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री उनमें फेस चेंज हो गया। ठीक, इसके आधार पर उन्होंने 3 बातें बताई। क्या बातें बताई वो देखेंगे। इतनी बात में कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, समझ रहे हैं बात को? इतनी बात में कोई डाउट है? ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल। ठीक, ये ऐसे इनकी वेलोसिटी है, वीवी वेलोसिटी से काफी वेलोसिटी तेज थी इनकी, बहुत ज्यादा तेज स्पीड से जा रहे थे। इस तरीके का स्ट्रक्चर आया सामने। अब हम लोग देखेंगे कि इन्होंने 3 बातें क्या बताई अपने मॉडल में। देखो इस तरह का इन्होंने एक स्फीयर बनाया और बीच में इसको रखा इस तरह से, और बोले क्या कि एटम स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। पहली बात, एक पहली बात में कई बातें हैं। एटम स्फेरिकल होता है। एटम का जो साइज है, यानी यहां से देखेंगे ना, ये डायमीटर वाला साइज, ये 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर के अप्रॉक्स होता है। जो इसका सेंटर है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। समझ रहे हैं? जो इसका सेंटर है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इन्होंने इसको नाम दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। और इसका डायामीटर, किसका? न्यूक्लियस का डायामीटर 10⁻⁻15 मीटर होता है, जिसको बाद में फर्मी मीटर कहा गया। फर्मी मीटर, समझ रहे हैं? यानी एक फर्मी में कितने मीटर? तो 10⁻15 मीटर। ठीक, फर्मी क्या नाम था? साइंटिस्ट का नाम था, जिन्होंने वर्ल्ड में पहली न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर जिसको कहेंगे न्यूक्लियर भट्टी बनाई थी, है ना, वो उसका जो है फर्मी ने किया था इन्वेंशन। ठीक, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जितने भी चल रहे हैं फर्मी के ऊपर बेस्ड चल रहा है। खैर फर्मी यहाँ एक यूनिट की तरह है, जैसे 10⁻⁻15 मीटर इसका मेजर वैल्यू होती है इसकी। तो इन्होंने रदरफोर्ड ने क्या बताया कि एटम स्फेरिकल होता है,
इसका जो सेंटर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन यानी कोई भी नेगेटिव चार्ज ऐसी कोई चीज नहीं होती है। उस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर को जो उसके अंदर है उसको इन्होंने न्यूक्लियस कहा। उसका साइज इन्होंने 10⁻15 मीटर होता है, यानी कहने का मतलब समझ रहे हो कि एटम से भी 10 लाख गुना छोटा होता है उसका न्यूक्लियस। 10⁻5 का मतलब है 1/10⁵, और 10⁵ मतलब 10 लाख नहीं 1 लाख, है ना, 1 लाख, यानी 1 लाख गुना एटम कितना छोटा, और उससे भी 1 लाख गुना छोटा उसका न्यूक्लियस होता है। पर वो इतना ज्यादा क्या होता है, डेंस होता है, जिसका कोई हिसाब नहीं। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि 99.95% कितना, पहली बात समझ में आई, 99.95% मास, इसका मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड टू द न्यूक्लियस। यानी इन्होंने बताया कि अगर 100 किलो के हो तो 99.95 किलो जो है वो सारा मास यहाँ पर होगा, सिर्फ 0.05% मास जो है वो बाहर एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के। समझ पाए बात को। पहली बात क्या बताई कि एटम का साइज और न्यूक्लियस का साइज होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। दूसरी बात क्या बताई कि इसका मास 99.95% मास न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड रहता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तीसरी बात इन्होंने ये बताई कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट रहते हैं। समझ में आई बात, न्यूक्लियस के बाहर, एटम के अंदर पर न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट रहते हैं। इतनी बात बता के रदरफोर्ड ने अपना मॉडल को एंड दिया। समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे, अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो इनके ड्रॉबैक्स क्या थे भैया, ये क्यों फेल हो गए, है ना, इनके ड्रॉबैक्स क्या आ गए इस मॉडल में, वो भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ आपको 3 बात समझ में आ गई, क्या क्या हम लोगों को जानने को मिला रदरफोर्ड के मॉडल में, कि आपको एक चीज समझ में आ गई कि न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर होते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इन सबका चार्ज आपको पता ही है, इसकी आपको डायमेंशंस पता हो गई, ठीक। और ठीक है, इतना ही हमें जानना था इसमें। फिर अब इनके ड्रॉबैक्स देखेंगे, क्या देखेंगे, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में ड्रॉबैक्स देखेंगे, क्या ड्रॉबैक्स आ गए इनके, कमियां क्या आ गई। देखो इसको रफ करते हैं। सबसे पहली ड्रॉबैक ये आई स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, ये स्टेबिलिटी को नहीं डिस्क्राइब कर पाए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एटम स्टेबल होना चाहिए। भाई एटम से मिलकर मैटर बना, मैटर से मिलकर हम सब बने, और हम सब बन के यूनिवर्स बना, और जब यूनिवर्स की स्टेबिलिटी नहीं आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो मॉडल किस काम का, वही चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखो क्या होता है, आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, 12th का ही एक चैप्टर है, 8th 9th चैप्टर है शायद, उसमें क्या है, हम लोग जानते हैं कोई जो चार्ज पार्टिकल होता है, सारी कहानी चार्ज की है, ये चार्ज है एट रेस्ट, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज जो रेस्ट में होता है क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज जो मूव कर रहा होता है किसी वेलोसिटी v से, पर वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या कहीं कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक, मूविंग, तभी प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। समझ पा रहे हो बात को नहीं। अगर यही चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होता है किसी एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेटेड, ठीक, यानी यहाँ लिखेंगे एक्सेलरेशन है इसमें, ठीक है ना, तभी क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग पढ़ चुके हैं, रेडिएशन पढ़ चुके हैं, वो क्या करते हैं, एनर्जी को कैरी करते हैं, ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं, उनमें चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। सारी बातें हमें पता है, इनका पूरा स्पेक्ट्रम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो वेव्स उसके अंदर ही आती हैं, है ना। उसके बाद क्या आता है आपका विजुअल पार्ट आता है, विजुअल के बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद एक्स रेज, फिर गामा रेज। तो इस तरह से कुछ उसका पूरा स्पेक्ट्रम होता है। खैर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी को कैरी करती हैं। एनर्जी जब कैरी करेंगी भैया तो एनर्जी का लॉस होगा, मतलब कितना एनर्जी कैरी कर रही है। तो इनका ड्रॉबैक्स, पहला ड्रॉबैक्स क्या था, स्टेबिलिटी को लेके। किसको लेके, स्टेबिलिटी को लेके। इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर होता है, बाहर तो बैठा खाना थोड़ी खा रहा है, वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व, मतलब मूव कर रहा है किसके अराउंड, रिवॉल्विंग कर रहा है अपने ऑर्बिट में, ठीक। पर इन्होंने ऑर्बिट ऐसी कोई बात ही नहीं बताई, उसका कुछ घर बताया नहीं इन्होंने कहा बस न्यूक्लियस के बाहर है। अब न्यूक्लियस के बाहर मतलब कहीं पर भी हो सकता, मान लो यहाँ है तो यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक। अब
जब मूव कर रहा है तो भाई जब एटम स्फीयर है, मतलब सर्कल में बताया मैंने, स्फेरिकल बताया, तो जब स्फीयर है तो ये भी स्फेरिकल पाथ प्रोड्यूस करेगा। और स्फेरिकल मतलब कह सकते हैं 2D में बात करें तो सर्कुलर। जब कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है तो आपको पता है कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी है तब भी उसमें क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। क्योंकि ये क्या होता है, dv अपॉन dt, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी मींस डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड, है ना, दोनों चीजें। तो यहाँ पर डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में बार बार चेंज हो रही है, यानी कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन है उसमें। तो एक्सीलरेटेड पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या कैरी करती है, एनर्जी। यानी इनकी स्टेबिलिटी ऑफ एटम यहीं पर फेल हो गई कि जब कोई इलेक्ट्रॉन है जो एक्सीलरेटेड है वो मूव कर रहा है तो हर समय क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को निकाल रहा है, और ऐसा करने पे एनर्जी लॉस हो जाएगा। एक समय पे ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो अपनी तरफ खींच भी तो रहा है, और इसको सभी एनर्जी थी तो सब घूम लिए, पर जैसे एनर्जी कम हो रही है अपनी तरफ खींचेगा और न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और गिरने के बाद एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसका जब हम लोग टाइम निकाल के आते हैं तो नैनो सेकेंड का टाइम आता है लगभग, यानी बहुत ही जल्दी समय में ऐसा कुछ हो जाएगा और बिल्कुल यूनिवर्स बचेगा ही नहीं, सब मैटर खत्म, खलास। तो भैया जब ऐसा हो गया कि कुछ बचा ही नहीं, तो स्टेबिलिटी कहाँ से आपने डिफाइन की, यानी सबसे पहला ड्रॉबैक तो स्टेबिलिटी के ऊपर आ गया। पर सब साइंटिस्ट ये तो समझ ही रहे थे कि इतनी भी कमियां नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ सुधार होके मॉडल तो बहुत सही कहा गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी ड्रॉबैक क्या थी, दूसरी ड्रॉबैक बता सकते हैं आप। दूसरी ड्रॉबैक थी स्पेक्ट्रम को लेके। एटम का स्पेक्ट्रम जब प्रैक्टिकली देखा जाता है तो लाइन स्पेक्ट्रम आता है, पर इनके अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं और एनर्जी को क्या करते हैं, रेडिएट करते रहते हैं। तो स्पेक्ट्रम इनके अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूस आना चाहिए, जबकि रियल लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में लाइन स्पेक्ट्रम और हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, यानी ये स्पेक्ट्रम को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। अच्छी बात। तीसरी बात क्या थी, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन किस एटम में होंगे और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, इस चीज को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे भैया। इसीलिए ये मॉडल क्या हुआ, इनका फेल हो गया, या कहेंगे इसके ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात है हमें ये पता चल गई थी कि हमें न्यूक्लियस का साइज पता चला, ये चीज जानने को मिली कि एटम का जो पॉजिटिव कोर है ना, वो काफी डेंस है और उसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव चार्ज आउटसाइड द न्यूक्लियस रहता है। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, तो काफी समस्याएं हमारी यहीं से खत्म हो गई थी। इस मॉडल को एक बात और प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी सी बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड उस तरह से मूव करते हैं जैसे सन के अराउंड हमारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, यानी इस मॉडल को हम प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड मॉडल को, रदरफोर्ड को क्या कहेंगे, प्लेनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए प्लेनेटरी मॉडल कौन सा, तो रदरफोर्ड का मॉडल है। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड वैसे ही मूव करते हैं जैसे प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं। इनकी ड्रॉबैक्स देख ली। अब इनकी ड्रॉबैक्स भी दूर करने कौन आएंगे, बोर, नील्स बोर, आपने पढ़ा होगा नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है, पर उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सबसे इस समय लेटेस्ट जो है वो सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल है, जिसमें पाथ को इलेक्ट्रिकल बताया गया है, और वही चीज अभी तक को रियलिटी मानी जा रही है। खैर हम लोगों को बोर एटॉमिक मॉडल तक पढ़ना है, वहीं तक हमारा काम हो जाएगा। तो अब आप लोग क्या देखेंगे, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब इस सबको रब करते हैं। इन्होंने 3 पॉस्टुलेट्स दी। देखिए बोर ने कुछ भी अलग नहीं किया, रदरफोर्ड की पूरी कॉपी कर दी है भैया, और कुछ भी अलग नहीं किया, बस कुछ सारी जो स्टेबिलिटी जो 3 ड्रॉबैक्स थी उन 3 ड्रॉबैक्स को इन्होंने दूर कर दिया, और पूरा अपने आप जो है श्रेय ले गए उस चीज का। ये खैर बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये आप लोगों को देखना है। इनकी 3 पॉस्टुलेट्स हैं, तीनों हम लोग आज पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। देखो पहले इन्होंने क्या बताया, पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया, हम लिखेंगे नहीं क्योंकि आप सबको पता है, आप मेन फार्मूला लिख लीजिएगा। बाकी जो इससे हम लोग एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीजें निकालेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर, रेडियस वगैरह सारी चीजें, ठीक। खैर यहाँ पर जो 3 पॉस्टुलेट्स इन्होंने दी, उन्होंने क्या बताया कि एटम हाँ सॉलिड है, एटम कैसा है, हाँ इन्होंने कहा हाँ एटम सॉलिड है, और उसका जो बीच का पार्ट है जिसको रदरफोर्ड साहब न्यूक्लियस कह रहे हैं, वो भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस में डेफिनेट ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करता है, और उन ऑर्बिट्स की डेफिनेट एनर्जी होती है। समझ रहे हैं मेरी बात। इन्होंने क्या कहा, जो हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं ये ऑर्बिट्स हैं,
क्या बताया इन्होंने, रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो हाँ ये आपका न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, एटम है, अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर रहेंगे, पर वो डेफिनेट एनर्जी के ऑर्बिट्स में ही रहते हैं, उनका एक अपना घर होता है, वो हर घर में नहीं रह पाएंगे। जैसे अगर इस ऑर्बिट की एनर्जी 2 है, इसकी 4 है, और किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 3 जूल है, तो यहाँ बीच में रह ले, ऐसा संभव नहीं है। ये घर वाले बाहर, पड़ोसी क्या नहीं करेंगे, बाहर निकाल देंगे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स को रहने के लिए उस अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है जो इन ऑर्बिट्स की अपनी होती है। फिर एक ऑर्बिट का मतलब है कि अगर ये ऑर्बिट 4 जूल एनर्जी रखता है, तो कहने का मतलब है कि इसमें प्रेजेंट हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 4 जूल होनी चाहिए, ना 4 से ज्यादा ना 4 से कम। कम है तो इधर आ जाओगे, ऐसा रह लोगे, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। ठीक, तो इन्होंने पहली बात क्या बताई, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करो कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर तो होते हैं, पर डिफरेंट और डेफिनेट ऑर्बिट्स में होते हैं जिनकी अपनी डेफिनेट एनर्जी होती है। ठीक, और वो सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। फिर क्वेश्चन मार्क हो गया कि ठीक है, सर्कुलर मोशन मूव करता है। सर्कुलर मोशन मूव में आपको पता होगा कि हमेशा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जो कि किससे इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल के। और सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा, बाहर की तरफ। सर्कुलर मोशन करते हुए अगर ये इलेक्ट्रॉन है और ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस पे हर समय किधर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल लगेगा इधर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर लगता है, जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, कितनी बता सकते हो, mv²/r, जहाँ r क्या होती है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अगर हम मान लें कि यहाँ से यहाँ तक की रेडियस r है, समझ पा रहे हो बात को नहीं, और ये मूव कर रहा है, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करी जा रही है कि अगर रेडियस r है तो इस पे इतना सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। तो क्वेश्चन मार्क ये था बोर्ड के आगे कि इसको भाई ये क्या करेगा, इसको बैलेंस कौन करेगा। फिर भाई इसको बैलेंस करोगे तभी सर्कुलर मोशन एक ऑर्बिट में अपनी जगह पर रह पाओगे, स्फेरिकल सर्कल कर पाओगे। जब फोर्स क्या हो, नेट फोर्स 0। तो बोर्ड ने इतनी बात में एक बात और बढ़ा दी कि इनका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसको बैलेंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको कहेंगे कूलॉम्ब फोर्स। और ये पॉजिटिव चार्ज ही अपनी तरफ खींच रहा है, यानी ये फोर्स इधर खींच रहा है और ये सेंट्रीफ्यूगल बाहर तरफ खींच रहा है, तो नेट फोर्स दोनों ही बराबर हो जाके 0 हो जाते हैं, और ये आराम से भाई साहब अपने घर में रहते हैं। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात की जाए तो mv²/r किसके इक्वल बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, 1/4πε0 q1 q2/r²। अगर r रेडियस है, अब q1 की वैल्यू बताओ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कह दें, भाई ये तो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, यानी इसके लिए चार्ज q हो गया q1। और ये क्या चीज है, q2 कितना आएगा बताओ। अगर हम मान लें कि इसका एटॉमिक नंबर z है और इसमें कितने प्रोटॉन है, भाई अगर ऐसे लिखा हुआ zx से, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन z है, और एक प्रोटॉन का चार्ज उतना ही होता जितना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का। तो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता तो हम कहते इतना चार्ज, 2 होते तो इतना, और कितने प्रोटॉन है, z है ना, तो इसका टोटल न्यूक्लियस का कितना चार्ज हो जाएगा, Ze। ये न्यूक्लियस जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे, है ना, पता भी होगा आप लोगों को। तो Q2 कितना आ गया, अगर Z एटॉमिक नंबर है तो Q2 चार्ज होगा Z × E। तो ये फार्मूला कुछ बन गया, mv²/r 1/4πε0 EZE/r²। ये इनकी पहली पोस्टुलेट में पहला फार्मूला निकल के आया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यहाँ पर बैलेंस कर देता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में, एक डेफिनेट ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ को ट्रेस करता है। ठीक, क्लियर बात, नोट कर लीजिएगा इसको। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, दूसरी बात भाई साहब ये बोले कि इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर एलिजिबल टू मूव ओनली इन बोथ इलेक्ट्रॉन, बोथ नहीं कहेंगे यहाँ पर, जैसे कि ओनली दोस ऑर्बिट्स इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम L is equal to the multiple integer of h/2π। समझ पा रहे हो बात को नहीं। इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव कर सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल इंटीजर होता है h/2π के। h/2π को आप लोग एक तरीके से और भी जानते हैं, h-कट। ध्यान है नहीं ध्यान है, h-कट बताएगा, h-कट क्या होता है, h/2π। यानी इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर एलिजिबल टू मूव in only those orbits in which their angular momentum is equal to the multiple integer of h-कट। तो जहां h-कट की वैल्यू कितनी होती है, h/2π, और आप लोगों को पता होगा L होता है I ओमेगा h/2π। और इसी से हम लोग अगर ओमेगा और I की वैल्यू रख दें mr², ये सॉलिड स्क्वायर है ना, कितना आएगा 2/5 है mr²। ठीक, और ओमेगा कितना आएगा, अरे इस तरह से आप लोगों ने नहीं पढ़ा। आई क्या है, अगर रेडियस ऑफ जाइलेशन की बात की जाए तो mk² और v होता है vk,
तो एम के भी आ जाएगा, और यहाँ पर रेडियस हम आर ले रहे हैं तो इसको एम आर भी लिख सकते हैं, है ना, एम आर भी, यानी ये चीज बता दी इन्होंने, समझ रहे हो। तो इन्होंने क्या बताया दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, किसका, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एन अपॉन एच, एन इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है, जहाँ एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मल्टीपल इंटीजर में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कुछ भी वैल्यू इसकी हो सकती है। मान लो, अब इसे समझाएं कैसे, समझने के लिए समझो बात को। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, क्या चीज है, ये एटम है, ठीक, ये न्यूक्लियस हो गया, ये एक ऑर्बिट हुआ, पहले ऑर्बिट की बात कर लें। अब पहले ऑर्बिट की एन की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 1, समझ रहे हो। तो 1 के लिए क्या मतलब है, यहाँ पर अगर बात की जाएगी 1, तो यानी इस वाले ऑर्बिट की बात हो रही है, फर्स्ट वाले ऑर्बिट की बात हो रही है। यहाँ पर इसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई होना चाहिए। h की वैल्यू रखो, 2 पाई वैल्यू रखो, एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, उतनी वैल्यू मिलती है क्या एंगुलर मोमेंटम की, हाँ प्रैक्टिकली उतनी वैल्यू मिली, इसीलिए ये चीज सही मानी गई। अगर इसे दूसरा ऑर्बिट की बात करें, इसको मार्क कर लिया 2, तो यहाँ रखें 2, ठीक, इसको कैलकुलेट किया गया, यानी हर समय ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक। तो ये दूसरी पोस्टुलेट थी इनकी। तीसरी की बात कर लेते हैं। तीसरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। तीसरे में क्या बताया, जैसे कि उनकी जो स्टेबिलिटी नहीं डिफाइन हो पा रही थी रदरफोर्ड की, इन्होंने कहा भैया हाँ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव तो करता है, ऑर्बिट्स में मूव करता है, लेकिन पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहें तो अभिधारणा, मतलब उस चीज को माना गया है, मानने के बाद कई जगह अप्लाई किया गया, अगर सब जगह सही बैठ जाता है तो कह देते हैं कि हाँ ये चीज ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं पोस्टुलेट्स को, ठीक। जैसे वेस्पर थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, तो लिखा जाता है वेस्पर थ्योरी पोस्टुलेट्स, ठीक। तो उस तरीके की अभिधारणाएं हैं ये। तो तीसरी अवधारणा इनकी क्या थी, पोस्टुलेट क्या थी भैया, कि ये एटम है अगर आपका, और ये आपका न्यूक्लियस है, ये दो हमने ऑर्बिट बना दिए इसके, इस ऑर्बिट की एनर्जी ई है पहले वाले की, इसकी एनर्जी ईवी है। तो इन्होंने कहा हाँ इलेक्ट्रॉन मूव तो करते हैं ऑर्बिट में, पर वो एनर्जी का रेडिएशन नहीं करते, लॉस ऑफ एनर्जी 0 होता है। वो तभी एनर्जी का रेडिएशन करेंगे, लॉस करेंगे, जब वो जंप करेंगे हायर टू लोअर में, समझो बात। अब हायर टू लोअर क्यों जाएगा, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ठीक, उसके पास एनर्जी ई थी, उसको हायर ऑर्बिट में आने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कराएगा, हम कैसे भी करा सकते हैं, थर्मियोनिक एमिशन करके दें, आयोनाइजेशन से दें, कैसे भी तरीके से दें उसको, वो एनर्जी दे दी, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, जंप कर गया हायर स्टेट में। जंप करने के बाद 10⁻⁸ सेकंड तक वो यहाँ रुकता है, रेस्ट में रहता है इतने समय के लिए, और उसके बाद वो जंप कर जाता है फिर से अपने पुराने ऑर्बिट में। तो जो एनर्जी गैप देख रहे हैं, एनर्जी का अमाउंट, भाई ईवी थी फिर ये करी तो एनर्जी रिलीज कर दी ना, उस एनर्जी का, उस अमाउंट एनर्जी का ये एक फोटोन एमिट कर देता है, ठीक। तो यही बोर्स ने बताया कि ड्यूरिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए डेफिनेट ऑर्बिट इट लूजेस नो एनर्जी, ठीक, लेकिन वो एनर्जी का लूज कब करेगा, जब वो जंप करेगा हायर टू लोअर में, ठीक। यानी अगर हम देखेंगे एनर्जी का लूज ईवी माइनस ई इक्वल टू हो जाएगा एच कट के, एच म्यू के, सॉरी, ठीक है ना। ये इन्होंने तीसरी इक्वेशन बता दी कि ऑर्बिट्स में मूव करते हुए कोई एनर्जी का लॉस हो ही नहीं रहा था। म्यू क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी ऑफ फोटोन, इमिटेड फोटोन। बाकी आप थ्योरी की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई काम नहीं आएगी। ये 3 चीजें हैं, इन 3 फार्मूले से हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी, टाइम, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह 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 के ऊपर, किसकी, nth ऑर्बिट के ऊपर। अभी हम लोग फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे, फिर हम लोग किधर पढ़ेंगे, न्यूक्लियाई की तरफ पढ़ेंगे, ऐसे रेडियो एक्टिविटी वगैरह 7-8 लेक्चर में आपका सब कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे क्वांटम की तरफ पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, बोर्स पोस्टुलेट तक आ गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे भैया, हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल अप्रोच देखेंगे वोर्स मॉडल की, ठीक, मैथमेटिकल अप्रोच देखेंगे वोर्स मॉडल की।